नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम लोग हिस्ट्री पे एक 150 प्लस एमसीक्यू करेंगे। देखिए, मैंने जो हिस्ट्री का सेक्शन जो पढ़ाया था, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, वहाँ से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है और जो क्वेश्चन आपका बच गया था मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से या फिर मिडिवल हिस्ट्री से, उसको भी मैंने यहाँ पे लिया है। तो मैं पहले आपसे ये चाहूँगा कि आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठें और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता जा रहा हूँ फिर पॉज करें, फिर खुद से बनाएं कि इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊँगा तो आप लोग खुद मिला लें कि मेरा कितना सही हुआ और लास्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मेरा कितना सही हुआ। तो मैं देखूँगा किसका कितना सही हुआ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। फिर दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी को पहली बार कब और कहाँ गिरफ्तार किया गया। तो महात्मा गांधी को पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया गया था? अफ्रीका में 1908 में। फिर उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहाँ किया गया। तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण सत्याग्रह। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने महात्मा गांधी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था और महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे मैंने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिया है वो लिया है मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और इसको जो वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को, चौरा चौरी कांड के चलते, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से की। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में साबरमती आश्रम से की और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी मार्च का ही हिस्सा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी मे भी अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस एक और आंदोलन का हिस्सा है या फिर किस सत्याग्रह का हिस्सा है। दांडी में ही जाके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, जो कि नमक सत्याग्रह से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च को हुई थी, साबरमती आश्रम से इन्होंने चला था, साबरमती आश्रम से, और दांडी पहुँचे थे 6 अप्रैल को और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक मतलब समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक के कानून को तोड़ा। नमक पे टैक्स लगाया जा रहा था, इसीलिए ये बनाया, मतलब दांडी मार्च हुआ था। फिर उसके बाद जो हम 8th क्वेश्चन देखेंगे वो ये देखेंगे। देखिए, उसके बाद किसने क्रिप्स मिशन पर यह प्रस्ताव की कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, बैंकरप्ट। तो ये किसने कहा था? गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में। इसके मतलब इसका अध्यक्ष कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता नहीं थे। तो महात्मा गांधी किस आंदोलन के नेता नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन के नेता नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी आंदोलन के चलते महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था 9 अगस्त को। और असहयोग आंदोलन के भी नेता थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के, स्वदेशी आंदोलन के नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में और चौरा चौरी कांड के चलते लिया। देखिए, चौरा चौरी जो है वो यूपी में है, मतलब वर्तमान में यूपी के गोरखपुर ज़िले में है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि चौरा चौरी जो है वो कहाँ था, तो आपको देवरिया ज़िला मारना है, और वर्तमान में कहाँ है तो आपको गोरखपुर ज़िला मारना है। ये चौरा चौरी में जो है वो पुलिस थाने पे मतलब आग लगा दिया गया था, जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मी मतलब मारे गए थे झुलस के। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर उसके बाद इनमें से किसे भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये ध्यान रखिएगा, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये भी आप लोग कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा।
फिर उसके बाद जो है देखिए हम सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं करूँगा। आगे मैंने इनसे रिलेटेड भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय सरकार के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। फिर उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए यहाँ पे लिया गया हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया होना चाहिए। तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। फिर बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कब और किसने लागू की? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इनमें से कौन नरम दल के नेता नहीं हैं? तो नरम दल के नेता इसमें से कौन से नहीं हैं? बाल गंगाधर तिलक। नरम दल और गरम दल आपको पता होना चाहिए कि 1907 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1907 का, जो कि सूरत में हुआ था, और ये 23वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष ने की थी। इसी समय जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल। गरम दल के 3 प्रमुख नेता कौन थे? लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये सब सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है वो झांसी को 1853 में अंग्रेजों ने किस नीति के अंतर्गत मिला लिया? तो राज्य विलय नीति। युद्ध नीति से नहीं मतलब मिलाया था, ना ही संधि से, और इसे जो मिलाया गया था राज्य विलय नीति, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। ये राज्य विलय नीति या फिर हड़प नीति को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फिर उसके बाद ए.ओ. ह्यूम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ए.ओ. ह्यूम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि ये कांग्रेस अधिवेशन के, किसी भी कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष नहीं थे। हाँ, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ये भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे और ये पक्षी विज्ञानी भी थे, मीन्स ऑर्निथोलॉजिस्ट। और पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ये सारे चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में पूछ लिया जाता है, फिर इसीलिए मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद इनमें से कहाँ पर राज्य विलय की नीति नहीं अपनाई गई? तो पंजाब में राज्य विलय की नीति नहीं अपनाई गई थी। देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य विलय की नीति अपनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे। और अगर इससे भी डीपली अगर पूछ लिया गया कि राज्य विलय की नीति के अंतर्गत डलहौजी ने किस राज्य को सबसे पहले मतलब किस राज्य का विलय किया? तो सतारा राज्य का किया गया था। फिर दूसरा था झांसी, फिर तीसरा नागपुर, और ये पंजाब नहीं है। फिर उसके बाद इनमें से कौन सा शहर एवं संस्थापक का नाम गलत है? मीन्स किस शहर की स्थापना जो किसने की थी वो कौन सा गलत है? तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। अहमदाबाद की अहमद शाह प्रथम ने। फिर मद्रास की फ्रांसिस डे ने। और कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि पांडिचेरी, अहमदाबाद और मद्रास का जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन है कि डच सबसे पहले भारत में कहाँ बसे? तो डच सबसे पहले भारत में पुलिकट में बसे थे, लेकिन डचों के द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? मसूलीपट्टनम में। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं पूछा जाएगा कि डच सबसे पहले कहाँ बसे तो ये पूछ लिया जा सकता है कि डच के द्वारा सबसे पहली खोली गई फैक्ट्री कहाँ पे थी? तो मसूलीपट्टनम में। फिर मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो ने मद्रास और मुंबई में, मीन्स तभी बम्बई कहा जाता था, में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? मीन्स जब हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उस समय कौन सा उपन्यास स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? तो आनंद मठ। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के काल में देखिए रंगभूमि और कर्मभूमि जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है कि रंगभूमि या फिर कर्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया है?
फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान इनमें से क्या नहीं हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। फिर उसके बाद द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुई। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थापना क्या हुई थी? नहीं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और इस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस की स्थापना एयूम ने की थी और इसकी पहली कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड डफरिन। फिर उसके बाद ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का वाइसराय। देखिए, ये लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम भारत का गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी के बाद बना ये लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद शब्द सत्याग्रह का सूत्रपात किसने किया? किसके द्वारा, किनके द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद हम लोग जो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ शायद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि 28 होगा। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद जो है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 1913 में हुई थी और ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये जितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हुए हैं वो बहुत सारे एग्जाम में आपके आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसे अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ये सब ध्यान रखिएगा कि कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था या फिर कौन अंतिम गवर्नर जनरल था, ये सब ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद। कब स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की? रामकृष्ण कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे। 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बहुत कुछ लिखना था, इसीलिए मैंने पावर पॉइंट में नहीं लिख के आपको बताया, बस हाथ से ही लिख के बता दिया क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती, 4-5 दिन लग जाते इसे लिखने में और फिर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही लेट हो जाता क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके आपको दिया जाए जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। फिर उसके बाद भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार मीन्स मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि 1909 का भारतीय अधिनियम जो है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 में। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई? 1853 में ही पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। इस सब 1853 में जब रेल की शुरुआत हुई थी, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और पहली टेलीग्राफ लाइन भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी। फिर उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार
तिरंगा झंडा फहराया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो तिरंगा झंडा फहराया गया था लाहौर के अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। लाहौर के किस अधिवेशन में? 1929 वाले अधिवेशन में फहराया गया था। ये सारे चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। फिर उसके बाद इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा के लिए अनिवार्य किया गया? तो अंग्रेजी को शिक्षा के लिए किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? मैकाले के अनुशंसा पर किया गया था 1845 में। और ये वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा संबंधी सुधारों से ही है। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट और एक क्या था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट और रॉलेट एक्ट में ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। और पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, जिस पे महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड में, लेकिन फिर महाभियोग वापस ले लिया गया 1795 ईस्वी में। ये सब ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 1930 में की गई थी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ उपन्यास किस वर्ष लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंदमठ उपन्यास जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में। और पहली बार इसी उपन्यास से जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है लिया गया था, वंदे मातरम। तो ये कब किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया वंदे मातरम? 1896 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में। और जनगण मन भी जो है वो कलकत्ता के अधिवेशन में गया था 1911 में। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। इस कैबिनेट मिशन का कौन कौन सदस्य था? एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन का भी सदस्य था। क्रिप्स मिशन का सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों नहीं थे। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 में। इसकी अध्यक्षता, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी ने एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 1924 में की गई थी बेलगांव की अधिवेशन की अध्यक्षता। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब घोषित किया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को घोषित किया गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया? 9 अगस्त 1942 को। फिर उसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया? 1907। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1927 में। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। फिर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी, 1917 में। फिर उसके बाद भारतीय अशांति के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। ये इन्हें किसने कहा था अशांति के पिता? अशांति का पिता, भारतीय अशांति का पिता वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जॉर्ज यूल जो हैं वो पहले अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी,
तो सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला राज्यपाल भी बनी यूपी की। और सुचेता कृपलानी के बारे में पता ही होगा, ये यूपी की पहली मुख्यमंत्री बनी, मतलब पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और किस स्टेट की? यूपी की। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पहला एंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? तो इस युद्ध की समाप्ति जो है वो मद्रास की संधि के साथ हुई। फिर द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1780 से 1784, और ये भी हैदर अली के साथ ही लड़ा गया था। मीन्स अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, उसमें मंगलौर की संधि हुई थी। और तृतीय युद्ध जो है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, और उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में है जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो महात्मा गांधी। ये एकदम सही कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। फिर उसके बाद पांडिचेरी के किस फ्रांसीसी गवर्नर ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वाधिक वर्चस्व वाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? जोसेफ डुप्ले। ये ध्यान रखिएगा, डुप्लेक्स या फिर डुप्ले ही आपके एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट डुप्ले आएगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर 1773 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह के बारे में वर्णन किया? तो सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया था। देखिए, पाइका विद्रोह जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पाइका विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसे माना जाएगा भाई? ये तो बस उड़ीसा में ही हुआ था ये विद्रोह। जब 1857 का विद्रोह जब बहुत सारे जगहों पे फैला, फिर भी इसे बहुत सारे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह नहीं मानते हैं, तो पाइका विद्रोह तो बहुत दूर की बात है। फिर उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में लड़ा गया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। फिर उसके बाद किसके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारने की योजना बनाई गई? सूर्यसेन के द्वारा। फिर सूर्यसेन को बाद में फांसी भी मिली। उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल किया? तो पट्टाभी सीतारमैया। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल किया? तो पट्टाभी सीतारमैया को। इसी के बाद जो है कांग्रेस, ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में। फिर उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही जो मतलब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पर है, 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो चंपाकरमन पिल्ले ने की थी। सॉरी, गलत बोल दिया था मैंने, चंपाकरमन पिल्ले ने की थी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार का गठन निम्न जगहों में से कहाँ किया गया? तो समानांतर सरकार का गठन कहाँ पे किया गया था? बलिया में, जो कि यूपी में है। उसके बाद पूना पैक्ट कब और किन के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में। ये पूना के यरवदा जेल में हुआ था। उसके बाद एक है पूना पैक्ट, एक है गांधी इरविन पैक्ट। तो ये तो पता ही होगा, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1931 ईस्वी में, गांधी और इरविन के बीच। फिर उसके बाद 1927 में नागपुर में किस सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ? तो 1927 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि नागपुर में एक सत्याग्रह हुआ था, झंडा सत्याग्रह, जो कि 1927 में हुआ था। ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आता भी नहीं है इसीलिए, लेकिन मैंने यहाँ पे रखने का कोशिश किया था क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आजकल तो कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर भारत की राजधानी दिल्ली कब और किस वायसराय के कार्यकाल में बनी? मतलब भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी। और वो कब बनी? सॉरी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में बनी, 1912 में।
मतलब अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया या फिर स्थानांतरित किया गया, तो 1912 में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। फिर उसके बाद 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन की स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें सबसे पहला स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? मतलब सबसे कौन इन चारों विश्वविद्यालयों में से, इन चारों यूनिवर्सिटी में से सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले स्थापना हुई थी बम्बई विश्वविद्यालय की। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। फिर उसके बाद बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। तो आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आप मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 में मोतीलाल नेहरू और किसके द्वारा मिलकर की गई थी? तो किसके द्वारा मिलकर की गई थी? चित्तरंजन दास के द्वारा मिलकर की गई थी। फिर आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। बाबा आमटे की मृत्यु कब हुई? 2008 में हुई थी। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 1988 में। तो ध्यान रखिएगा, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला था। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय में? 1919 वाला जब आपको ध्यान आएगा कि इसे और कौन सा, इसे 1919 वाले अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उस समय 1919 में कौन था वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उसी के समय में पारित हुआ। फिर उसके बाद भारतीय संविधान सभा किसके सिफारिश पर तैयार की गई थी? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। फिर उसके बाद किसने कहा था कि सच्चाई परम वास्तविकता है और यही भगवान है? एकदम फैक्ट बात है, ट्रुथ सब कुछ है, सच्चाई में विश्वास रखना चाहिए, हर वक्त सच बोलना चाहिए। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। फिर निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा ताना भगत के साथ जुड़ा हुआ था? तो उरांव जनजाति। उसके बाद नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। फिर उसके बाद नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन 1921 में किसने किया? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट ने किया। ये जॉर्ज पंचम के चाचा थे। फिर उसके बाद लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क किस देश का मतलब किस देश का इसने एकीकरण किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण से संबंधित है बिस्मार्क, जर्मनी का था बिस्मार्क। उसके बाद अंग्रेजों ने किस पेशवा के समय पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया? तो बाजीराव के समय जो है पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। ये बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव नहीं है, बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव जो है वो बाजीराव प्रथम था। फिर उसके बाद धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन है बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया? तो मैंने आपको बता दिया था, वारेन हेस्टिंग्स। फिर महाभियोग कब हटाया गया था? 1795 ईस्वी में। फिर उसके बस आपके एग्जाम में यही पूछा जाए कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था या फिर डायरेक्ट महाभियोग लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद है अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित किले का नाम क्या है? तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो किला था कलकत्ता में वो है विलियम किला। और विक्टोरिया कोई किला नहीं है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। फिर उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने
किस आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। फिर स्वदेशी आंदोलन मैंने आपको बताया था 1905 में हुआ था स्टार्ट। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक और आंदोलन का हिस्सा है, दांडी मार्च का हिस्सा है। उसका भारत छोड़ो आंदोलन पता ही होगा 1942 में। फिर उसके बाद लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किसके विरुद्ध प्रदर्शन करने पर किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने किसके विरुद्ध प्रदर्शन किया था? साइमन कमीशन पे। साइमन गो बैक का नारा इसीलिए लगाया था। साइमन कमीशन मतलब कब गठित किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन से मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि 3 क्वेश्चन आता है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में। 1927 में गठित किया गया था। 1928 में भारत आया था। और 1930 में साइमन कमीशन के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया था। फिर उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट। फिर उसके बाद है 12 अप्रैल 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने किस शहर में आज़ाद हिंद फौज का झंडा फहराया? तो मणिपुर में। उसके बाद किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? महात्मा गांधी ने कहा था। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था? तो सभी को लटकाया गया था फांसी पे। 23 मार्च को लटकाया गया था। फिर उसके बाद जो लोग आज वीडियो देख रहे होंगे, आज जो 23 मार्च है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज ही के दिन इन तीनों को, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी पे लटकाया गया था। फिर उसके बाद केसरी समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में आता था? अंग्रेजी में। और मराठा जो है, सॉरी, केसरी जो है वो मराठा में आता था और मराठा जो है वो अंग्रेजी में आता था। ये ध्यान रखिएगा, मैं भी कंफ्यूज कर गया था। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से लाहौर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो लाहौर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? भगत सिंह। इसी केस के चलते जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके संबंध में अरविंदो घोष को गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम केस के संबंध में। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया था। फिर राष्ट्रीय गान जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? तो जनगण मन जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था? कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में। और वंदे मातरम मैंने आपको बता दिया था कलकत्ता के अधिवेशन के 1896 वाले अधिवेशन में गाया गया था। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसे भारतीय विस्मारक के नाम से जाना जाता है? ये मैंने आपको बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। केशव चंद्र के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 में की गई थी, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता बोलिए या फिर विफलता। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था ना। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी जो है 1942 में हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। फिर उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। फिर पहला और अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो पहला भारतीय और अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? सी राजागोपालाचारी। और जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद जो हैं पहले भारत के राष्ट्रपति थे। और उसके बाद जेबी कृपलानी जो हैं वो कौन थे? प्रथम भारत के कांग्रेस के, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष। और जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी का था, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद किसके अपमान का बदला लेने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? तो टर्की के खलीफा के
मतलब टर्की के खलीफा के अपमान का बदला लेने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। उसके बाद फिर डलहौजी ने अवध पर जब कब्जा किया उस समय अवध का नवाब कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? मराठा और अफगान के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली इसका शासक था। ये भी आ सकता है कि या तो ये आएगा कि मराठा और अफगान के बीच, या फिर मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। ये युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कि बाबर और इब्राहिम शाह लोदी के बीच हुआ था। और इसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी जो कि 1526 में हुआ था। फिर अकबर और हेमू विक्रमादित्य, या फिर डायरेक्ट हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम आपका आएगा, या फिर हेमू आएगा। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। फिर उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस अधिनियम से किया गया था? तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें शायद मैंने 2 ही ऑप्शन लिया था। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर पूर्ण स्वामित्व हो गया? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब ध्यान रखिए। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व के पुनरुद्धार से कौन संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद है। उसके बाद 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वर्धा में किया गया था। उसके बाद 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया। गांधी जी के द्वारा संपादित मतलब जितने सारे भी अखबार हैं वो सारे अखबार का नाम ध्यान रखिए। यंग इंडिया है, हरिजन है। उसके बाद किसने बाल गंगाधर तिलक को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में बताया? तो बाल गंगाधर तिलक को किसने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में बताया? स्वामी विवेकानंद ने। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग एंसेंट हिस्ट्री का कुछ पढ़ेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए शुरू करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल था हड़प्पा। फिर पुरालेख शास्त्र का मतलब होता है, या फिर इपिग्राफी का मतलब क्या है? तो अभिलेखों के अध्ययन से है। आपके अगर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन हिस्ट्री से भी, या फिर अगर इंग्लिश से भी आता है तो आपके एग्जाम में यही आएगा, इपिग्राफी ही आएगा। फिर सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। फिर उसके बाद पक्षियों का अध्ययन के बारे में मैंने बता दिया, ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा स्थल के खुदाई से नहीं मिला? तो नालियाँ मिली, किला मिला, जलाशय मिला और मंदिर नहीं मिला। फिर तो ये नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। फिर सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीबारा या फिर डॉकयार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। देखिए डॉकयार्ड या फिर गोदीबारा जो है होता है वो जहाँ पे जहाज़ का मरम्मत किया जाता है, वो उस स्थल को या फिर उस जगह को गोदीबारा या डॉकयार्ड कहते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि किस स्थल मतलब सिंधु सभ्यता के किस स्थल, कौन सा स्थल जो है वो मतलब पोर्ट था, तो लोथल भी था पोर्ट और कालीबंगा भी था पोर्ट। फिर उसके बाद प्राचीन समय में लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। पाली भाषा में ही जो ज़्यादातर उपदेश जो दिया गया था, पाली वो बुद्ध के द्वारा दिया गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा। फिर उसके बाद मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला धातु कौन सा था? तांबा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया? तो निम्नलिखित किसने बताया था? ए कनिंघम ने। ये मतलब ज़्यादा जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था।
फिर निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जुड़ा हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन जुड़ा हुआ था? माधव स्वरूप वत्स। फिर उसके बाद किसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। ये बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था और इसकी हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को पृथहंता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पृथहंता किसे कहा गया है? तो अजातशत्रु को। और कनिष्क जो है, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने की थी। और सिमुक जो है वो आंध्र सातवाहन वंश का शासक था। उसके बाद अशोक की पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो क्या नाम था? कारुबाकी। उसका त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। फिर उसके बाद चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के दरबार का। उसके बाद यूनानियों को भारत से किसके द्वारा निकाला गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो था वो एक यूनानी था और किसका राजदूत था सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर जो था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का राजदूत था। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस निकेटर भी सपने देखता है, मतलब विश्व विजयी का, जो सिकंदर ने देखा था और बहुत हद तक पूरा भी किया गया था। इसीलिए सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी भी की थी इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस निकेटर ने ही अपने राजदूत को भेजा था, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान भेजा था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। फिर उसके बाद महावीर स्वामी के माता का नाम बताइए। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और ये महामाया जो है किसका नाम था? किसकी माता का नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था। और ये अगर आपके एग्जाम में ये आता है कि गौतम बुद्ध की माँ जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिन बाद मर गई थी, आई थिंक 14 दिन के बाद मर गई थी। तो उसके बाद जो है किसके द्वारा पाला गया गौतम बुद्ध को? गौतमी के द्वारा। यहीं से गौतम नाम लिया गया है। नहीं तो इनके बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, प्रजापति गौतमी थी इनकी सौतेली में या फिर मौसी कहिए। फिर उसके बाद निम्नलिखित में प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा गया? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा गया? वेन्सांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो कि वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसके बाद कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 263 ईसा पूर्व में। ये ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 263 ईसा पूर्व। उसके बाद प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में आया था? मतलब प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार का था या फिर किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार से संबंधित है ये क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया इसलिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित था कालिदास। उसके बाद वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। ये ध्यान रखिएगा, वराहमिहिर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वराहमिहिर कौन है? कवि है, चिकित्सक है या फिर खगोल शास्त्री हैं? तो वराहमिहिर हैं एक खगोल शास्त्री। फिर उसके बाद पांडुलिपि के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर सामाशास्त्री, जिनका पूरा नाम है रुद्रपट्टन सामाशास्त्री। ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो आएगा वो आर सामाशास्त्री ही आएगा। फिर चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, यहाँ पे ये कीर्ति लिखा हुआ है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। फिर निम्नलिखित शासकों में किसे भवनों का राजकुमार कहा गया? क्योंकि इसके द्वारा सबसे ज़्यादा भवन बनाए गए थे, तो शाहजहाँ को। उसके बाद हम आएंगे 133 वाले क्वेश्चन पे। बस कुछ ही देर का आपका बचा हुआ है क्लास। फिर मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो फारसी भाषा प्रचलित थी। उसके बाद असम राज्य का नाम किस जनजाति के नाम पर, मतलब असम राज्य का नाम जो है वो जनजाति के नाम पर है जिसने असम पर कब्जा कर लिया था। यह जनजाति कहाँ से आई थी? तो थाईलैंड, जो कि अभी पहले जो जाना जाता था थाईलैंड को सियाम के नाम से। फिर उसके बाद रणथंभौर था एक, क्या था? एक मुगल राज था, खिलजी किला था, इनमें से कोई नहीं, या फिर राजपूत किला था। तो रणथंभौर क्या था? राजपूत किला था। फिर उसके बाद लाल बख्श किसे कहा गया? तो लाल बख्श किसे कहा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था, इसीलिए इसे लाल बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी? चौगान खेलते समय।
या फिर पोलो कहिए, चौगान कहिए, पोलो कहिए, घोड़े से गिरकर हो गई थी। और इसी मतलब गुलाम वंश का जो था, गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और गुलाम वंश से ही जो है वो दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्ट होता है और 1526 तक चलता है, जब तक मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला जो था, क्या कह सकते हैं उसको, जो वंश था दिल्ली सल्तनत का, वो था गुलाम वंश। इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको मामलुक वंश भी देखने को मिलेगा। और कब हुई थी स्थापना गुलाम वंश की? 1206 ईस्वी में। और उसके बाद जो है आपका सबसे लास्ट वंश जो था दिल्ली सल्तनत का, वो था लोधी वंश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुगल काल के दौरान आने वाला विदेशी यात्री कौन था जिसने मयूर सिंहासन का वर्णन किया? तो ट्रेवेनियर था। फिर उसके बाद देखिए, निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। फिर टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल पुस्तक लिखा गया था, और मार्को पोलो जो है वो पांड्य देश में आया था, पांड्य राज्य में। फिर उसके बाद अमीर खुसरो क्या था? एक संगीतज्ञ, सूफी संत, फारसी और हिंदी लेखक, या फिर सभी? तो ये सभी, मतलब ये संगीतज्ञ भी था, सूफी संत भी था, इतिहासकार भी था, फारसी और हिंदी लेखक भी था। फिर प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया था? तो गोलकुंडा के खदान से निकाला गया था। फिर उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। देखिए, आपके एग्जाम में कुतुब मीनार से क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो किस तरह से, मैं बता दे रहा हूँ कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया। तो कुतुब मीनार को किसने बनाया, तो ये आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक मारना है। या फिर ये आएगा कि कुतुब मीनार, और अगर यह आता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसकी तो कुछ ही दिन में मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में। इसीलिए इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1680 में इनकी मृत्यु। फिर उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला विध्वंसकारी कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश का शासक था। और मतलब इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया था? मुहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा। फिर किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद 1526 में हुआ था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी। फिर खालसा पंथ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। और मतलब गुरु नानक जो है, गुरु नानक ने ही लंगर की शुरुआत की थी, और गुरु नानक का जन्म जो है वो पाकिस्तान में हुआ था, ननकाना साहिब में। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1666 में पटना, बिहार में। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी 1699 में। और गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है वो आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। और गुरु अर्जुन देव को ही जो है वो जहांगीर के द्वारा फांसी दे दिया जाता है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की हत्या की थी। खुसरो कौन था? जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा, मतलब राजगद्दी पे बैठने के लिए। इसीलिए गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया जाता है। फिर उसके बाद सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा लूटा गया था? महमूद ऑफ गजनी के द्वारा। और मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किया गया था। पहला सफल अरब आक्रमण कब किया गया था? 712 ईस्वी में। और ये कहाँ पे हमला किया था? मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर। उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। और चंगेज़ खां कौन था? मंगोल आक्रमणकारी। उसके बाद मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश से ज़्यादातर जो थे वो एक दूसरे के गुलाम ही थे। जैसे इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे 147 में क्वेश्चन पे, पृथ्वीराज चौहान की हार किस युद्ध में हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की हार जो है वो तराइन के द्वितीय युद्ध में हुई। किसके साथ लड़ा था पृथ्वीराज चौहान? मोहम्मद गौरी के साथ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, देखिए पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय दोनों एक ही है। ये चौहान वंश का राजा था। और पृथ्वीराज
चौहान के बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था, दिल्ली का। और ये युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो जीत लिया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में जो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, फिर से ये युद्ध हार जाता है। ये जयचंद के कारण हारता है। फिर उसके बाद जो है मतलब जयचंद इसकी सहायता करता है मोहम्मद गौरी की। फिर तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया? तो तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा कि तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर उसके बाद जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर गौर पर कब्जा कर लिया? तो शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध जो था उसे जीता शेरशाह सूरी के द्वारा। मतलब हुमायूं पे जो आक्रमण किया गया था वो चौसा का युद्ध से नाम से प्रसिद्ध है और फिर कन्नौज के युद्ध से प्रसिद्ध है। और इसी कन्नौज के युद्ध को हारने के बाद हुमायूं जो है वो ईरान चला जाता है 10 साल के लिए, आई थिंक 15 साल के लिए। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। बता चुका मैं आपको। फिर उसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा? तो अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। फिर गोस्वामी तुलसीदास इनका पूरा नाम है। फिर बाणभट्ट किसके दरबार का राजकवि था? तो बाणभट्ट किसके दरबार का राजकवि था? हर्षवर्धन के दरबार का राजकवि था। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। और हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया था? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये ध्यान रखिएगा। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। फिर अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राजराजा प्रथम था। उसके बाद शक संवत की शुरुआत किसने की? तो शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में। फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जो कि यूपी में है, कुशीनगर। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मतलब गौतम बुद्ध को बोधि की प्राप्ति कब हुई थी? तो गया में हुई थी। मतलब कहाँ पे हुई थी? गया में, जिसे अब बोध गया के नाम से जाना जाता है उस जगह को। फिर राजगृह में जो है वो मतलब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये मुझे आप कमेंट में करके बताइए। फिर उसके बाद भारत में सोना का सिक्का जारी करने वाला कौन था? तो इंडो यूनानी। फिर उसके बाद निम्न में से भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला कौन था? तो इंडो यूनानी था। फिर शिल्पाधिकारम और मणिमेखले पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम नगर की स्थापना जो है वो पल्लवों ने की थी। और पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। फिर उसके बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से, कलिंग युद्ध के बाद। उसके बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था 263 ईस्वी में। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वातापी वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चालुक्य का वेंगी वंश भी था। चालुक्य का जो है वो आपका चालुक्य कल्याणी वंश भी था और एक वातापी वंश था। ये चालुक्य का वातापी वंश से संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय, और ये सबसे प्रतापी राजा था। इसी ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इसमें, इस क्वेश्चन को लिखने में, फिर आपको प्रोवाइड करने में। तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा। और जितने सारे मैंने आपको जो बताया था कि वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर देना, तो आपका कितना मार्क्स आया, आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, तो वो मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपको हर एक समय मतलब हर एक दिन के बीच में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर एग्जाम्स को और हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।